नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्विक रिवीजन करेंगे योजना मैगजीन अगस्त 2020। कल्चरल डाइवर्सिटी के ऊपर बेस है ये मैगजीन, सांस्कृतिक विविधता। देखिए, योजना मैगजीन आप सभी को पता है कि योजना मैगजीन जो है उसको भारत सरकार पब्लिश करता है। उसमें सरकार के इनिशिएटिव, पॉलिसी या जो भी टॉपिक होते हैं हर मंथ पब्लिश करती है। और वो टॉपिक देखने को मिलेंगे आपको डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि अब नेक्स्ट सितंबर मंथ की जो मैगजीन है उसमें आपको इथिक्स के ऊपर देखने को मिलेगा। इथिक्स हमारा जीएस पेपर 4 में आता है, बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए योजना मैगजीन ऐसे और जो हमारे जीएस के पेपर होते हैं, कई बार प्रीलिम्स में भी आपको गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स होती हैं जो योजना मैगजीन में होती हैं और वो पेपर में देखने को मिलेंगी। इसीलिए ये मैगजीन थोड़ी ज़रूरी हो जाती है। तो लीजिए इसका क्विक रिवीजन करते हैं। अगस्त मंथ की जो योजना मैगजीन है उसमें बहुत सारे आर्टिकल हैं, सभी का हम एक क्विक रिवीजन करेंगे। जैसे कि इंडियन म्यूजिक पे है, नदर्न रीजन जो है उसकी यूनिक आइडेंटिटी के ऊपर है, बम्बू के ऊपर आर्टिकल है, महाराष्ट्र के ऊपर वहाँ की जो रिचली डाइवर्स कल्चर है उसके ऊपर है, इंडो चाइना रिलेशन, J&K, तमिलनाडु की जो इंस्क्रिप्शन है उस पर भी है, हारमोनी कैसे डांस के थ्रू होती है। तो इन सब के बारे में आर्टिकल है, हम क्विक रिवीजन करते हैं सभी आर्टिकल्स का। देखिए, लेकिन उससे पहले हमारी जो शैडो पपेट्स हैं, ये 6 शैडो पपेट्स हैं। आपको अगर याद होती हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको जैसे तोगालू गोयमबट्टा जो कर्नाटका की है शैडो पपेट, उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये जो पपेट्स होते हैं इनको बोलते हैं कठपुतली जैसे हिंदी में। तो ये तो तोगालू गोयमबट्टा जो है कर्नाटका की पपेट, ये स्मॉल होते हैं साइज में, थोड़ा सा इसी को याद रखिए आप। और दूसरा जैसे आंध्र प्रदेश की है थोलू बॉमलत्तम, तो ये इनका जो साइज होता है ये लार्ज होता है। और जॉइंट्स, नीज, शोल्डर, एल्बो सब आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें आपको रामायण महाभारत के बारे में कहानियों के थ्रू दर्शाया जाता है। ठीक है गाइस। और इसके बाद जैसे रावणा छाया है, रावणा छाया ओडिशा का शैडो पपेट है ये, और इसमें जॉइंट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ऐसे एक एक दो दो पॉइंट आप याद रख सकते हैं, अदरवाइज इतना ज़रूरी नहीं है सब कुछ याद कर रखना। नेक्स्ट देखिए, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, फिलोसफिकल नेचर ऑफ इंडियन म्यूजिक, उसके ऊपर हम बात करते हैं। ये जितने भी 10-11 आई थिंक 10-11 आर्टिकल्स हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं इंडियन म्यूजिक के बारे में, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है स्पेशली हमारे प्रीलिम्स एग्जाम की सिविल सर्विस में। वैसे तो स्टेट एग्जाम की अगर बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो देखिए, अब हम बात करते हैं इंडियन म्यूजिक के ऊपर। इंडियन म्यूजिक की अगर हम बात करें तो इंडियन जो म्यूजिक है हमारा, उसके अगर स्पिरिचुअल फीचर की बात करें तो एक नादोपसन्ना है, और गुरु शिष्या और घराना ट्रेडिशन भी होता है। अब देखिए, हम इंडियन म्यूजिक की बात करें तो पहला पॉइंट ये होता है इंडियन म्यूजिक का कि इंडियन म्यूजिक का ओरिजिन कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। हम ओरिजिन की बात करेंगे, सारे वो इश्यू थोड़े से रिवीजन एज ए रिवीजन जल्दी जल्दी कर लेंगे, ऐसा कुछ स्किप नहीं होगा आपका। तो देखिए, नादोपसन्ना क्या होता है। अगर हम स्पिरिचुअल फीचर, स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, ठीक है। तो नादोपसन्ना क्या है, तो देखिए उपासना, अगर हम इसको तोड़ के, इस वर्ड को बिल्कुल तोड़ के बात करें तो नादोपसन्ना, उपासना का मतलब होता है वर्शिप करना, पूजा करना, और नाडा का मतलब होता है म्यूजिक। ठीक है, तो मतलब म्यूजिक की पूजा, ऐसे म्यूजिक किया जाए, ऐसे गाया जाए कि वो इंटरनल जर्नी फॉर द रियलाइजेशन ऑफ अल्टीमेट ट्रूथ, ठीक है, ऐसा बन जाए। तो ये नादोपसन्ना है, मतलब वर्शिप, म्यूजिक की वर्शिप करना। दूसरा क्या है कि गुरु शिष्य और घराना ट्रेडिशन। तो देखिए, गुरु शिष्य के बारे में आप सभी को पता है कि गुरु शिष्य को सिखाता है और शिष्य फिर आगे अपने शिष्य को सिखाता है। तो ये जो एक ट्रेडिशन है, ये भी एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल फीचर है हमारे इंडियन म्यूजिक का। नेक्स्ट हम देखिए, अब हम बात करते हैं कि ओरिजिन के बारे में, और हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है हमारे इंडियन म्यूजिक का, उसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए, ओरिजिन की अगर करें तो इंडियन म्यूजिक का ओरिजिन आपको देखने को मिलेगा वैदिक पीरियड में। वैदिक पीरियड में सामवेद है, आप नोट कर सकते हैं इस पॉइंट को। सामवेद जो है उसमें आपको देखने को मिलेगा म्यूजिक, इंडियन म्यूजिक का ओरिजिन वहां से आपको देखने को मिलेगा। और अगर वेद के बाद में अगर बात करें पोस्ट वैदिक पीरियड में, तो एक भारत मुनि हैं, भारता मुनि, उनके द्वारा लिखा हुआ है नाट्य शास्त्र। आप सभी ने सुना भी होगा नाट्य शास्त्र के बारे में। तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा म्यूजिक के बारे में, इमोशंस के बारे में, एक्टिंग के बारे में, इन सब के बारे में देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए, एक
हम बात करेंगे कार्नाटिक हिंदुस्तानी म्यूजिक की, बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक प्रबंध गाना, मतलब एक ट्रेडिशन आप समझ सकते हैं। प्रबंध गाना एक तरह का ट्रेडिशन ही है। प्रबंध गाना गाइज, मेरे पास यहाँ पे डिजिटल पेन नहीं है, लेकिन बिल्कुल सॉलिड जो भी आपको यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं बिल्कुल टू द पॉइंट है और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिवीजन एज ए। प्रबंध गाना होता है, प्रबंध गाना या गाना भी आप बोल सकते हैं। तो देखिए उसमें क्या होता है कि जो प्रबंध गाना होता है वो वेल बाउंड कंपोजिशन होती है। मतलब उसमें आपको नदन म्यूजिक, सदन म्यूजिक जो बाद में डिवाइड होता है, प्रबंध गाना जो होता है ना, इसका ही एज ए इन्फ्लुएंस इमरजेंस है। मतलब ग्रेजुअली इन्फ्लुएंस इमरजेंस होता हुआ फिर दो जैसे डिवाइड हो जाता है, दो स्टाइल बन जाती हैं, जैसे कि हिंदुस्तानी म्यूजिक हो जाता है, कार्नाटिक म्यूजिक हो जाता है ना। तो प्रबंध गाना कुछ नहीं है, एक वेल बाउंड कंपोजिशन है जिसके बारे में जो 11 टू 16 सेंचुरी के बीच में मतलब ये एक एमर्ज होता है एज ए। अब देखिए हम कार्नाटिक और हिंदुस्तानी म्यूजिक की बात करें, हमारा जो इंडियन म्यूजिक है वो डिवाइड है कार्नाटिक और हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी की बात करें तो देखिए मोस्टली नदन रीजन में जो होता है हमारा उसे बोलते हैं, और कार्नाटिक जो होता है सदन में तो उसे बोल देते हैं। ये कार्नाटिक म्यूजिक हमारा है। तो देखिए कार्नाटिक म्यूजिक का अगर ओरिजिन की बात करें तो भक्ति मोमेंट जो है वो इसका ओरिजिन माना जाता है, कार्नाटिक म्यूजिक। और हिंदुस्तानी म्यूजिक की अगर बात करें तो वैदिक पीरियड आपको पता है, सामवेद में इंडियन म्यूजिक का ओरिजिन जो है उसके बारे में बात की गई है। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, यूपीएससी में पूछे भी जा चुके हैं ये पॉइंट्स कि कार्नाटिक जो म्यूजिक है उसमें वीणा इंस्ट्रूमेंट जो यूज किए जाते हैं वीणा है और मृदंगम ये यूज किए जाते हैं। और हिंदुस्तानी अगर म्यूजिक की बात करें तो देखिए इसमें तबला होता, अंगी होती है, सितार होता है, संतूर होता है, इनका यूज देखने को मिलेगा। और देखिए इनमें भी कुछ स्टाइल होती हैं, जैसे कि ख्याल म्यूजिक होता है ना, ख्याल, ध्रुपद, ठुमरी, तोपा, तप्पा होता है एक। तो देखिए जो ध्रुपद है, ध्रुपद ध्रुपद होता है, उसके बाद ख्याल है, उसके बाद ठुमरी है, और ठुमरी के बाद आता है तप्पा। तो आपको ये याद ना रहे लेकिन आप ये बिल्कुल याद रखना कि ध्रुपद जो है वो सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट है। और ख्याल जो है, ख्याल का मतलब वही होता है इमेजिनेशन जैसे, है ना। तो ख्याल जो है वो उसके बाद में आता है। और यूपीएससी वैसे तो पूछती रहती है लेकिन आपके आर्ट में कवर हो जाएंगे ये सारे पॉइंट, तो ऐसा कुछ वरीड मतलब ऐसी कोई बात नहीं है कि चिंता करने वाली बात। अब देखिए हम ओरिजिन में ही आते हैं और ओरिजिन की ही बात कर रहे हैं। तो देखिए उसके बाद में जो प्रबंधा जो ट्रेडिशन है उसके बाद में हमारे कार्नाटिक हिंदुस्तानी म्यूजिक के बारे में मतलब ये दो अलग अलग डिस्टिंक्ट वर्जन देखने को मिलेंगे। उसके बाद में अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन की अगर हम बात करें, नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करें तो 15th और 16वीं जो 15वीं 16वीं शताब्दी है उसमें एक स्कॉलर रहे हैं, एक संत रहे हैं, वैष्णवा ट्रेडिशन को मानने वाले। आप सभी लोग उसके बारे में उनके बारे में जानते हैं, शंकरादेव जिनको कहा गया। उन्होंने एक डिवाइस की, एक फॉर्म ऑफ म्यूजिक जो है उसको बोर गीत कहा गया, और डांस जो है उसको सतरिया डांस कहा गया। प्रोनाउंसिएशन गाइज अगर आपको लगता है थोड़ा सा मेरा गलत तो उसके लिए सॉरी, लेकिन प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकता है आपका। तो देखिए उसको सतरिया कहा गया। और सिखिज्म की अगर अब हम रिलीजन की बात करते हैं, देखिए सिखिज्म की अगर हम बात करें सिख रिलीजन में, तो सिख रिलीजन में जो म्यूजिक है उसे चीफ मोड ऑफ वर्शिप माना जाता है। इस्लाम में आप सभी को पता है कवाली गाई जाती हैं सूफी संतों के द्वारा। और दूसरा देखिए नाट्य शास्त्रा, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं नाट्य शास्त्रा के बारे में। तो नाट्य शास्त्रा जो है उसमें म्यूजिक का जो स्टाइल है नदन रीजन का, नदन इंडिया का, उसको यदि उदीच्य UDICHYA मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस नदन जो इंडिया का म्यूजिक है उसे उदीच्य कहा गया। और जो सदन हमारा डेक्कन रीजन का उसे फिर अंधरिया कहा गया। ठीक है। और एक पॉइंट, एक बहुत अच्छे वो रहे हैं हमारे हिंदुस्तानी म्यूजिक के एक्सपोनेंट जिनका नाम है पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कार। विष्णु दिगंबर पलुस्कार आप नोट कर सकते हैं गाइज, मेरे पास डिजिटल पेन नहीं है यहाँ पे। और देखिए ख्याल म्यूजिक के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ध्रुपद के बारे में, उसके बाद ख्याल आता है। तो ध्रुपद जो है वो ओल्ड है, और ख्याल का मतलब वही ख्याल होता है, आप किसी के ख्याल में खो जाते हैं जैसे इमेजिनेशन करते हैं। तो इसका इवोल्यूशन जो ख्याल है इसका 17th सेंचुरी के आसपास होता है। तो देखिए गाइज इसी के साथ हमारा पहला आर्टिकल बिल्कुल रिवाइज हो चुका है। उसके बाद में जो नदन रीजन है उसकी यूनिक आइडेंटिटी के ऊपर आर्टिकल है,
जिसमें डेमोग्राफी के ऊपर बात करते हैं कि भाई डेमोग्राफी क्या होता है, कि वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, नेग्रिटो हैं, यूरासियन, ऑस्ट्रेट, सभी टाइप के लोग रहते हैं। वहाँ पे जो ट्राइब हैं उनको एज ए डिवाइड किया गया है, एरिया को डिवाइड किया गया है लोगों को, जैसे कि हिली ट्राइब में रहते हैं, प्लेन ट्राइब, नॉन ट्राइबल प्लेन्स हैं। पॉपुलेशन की बात करें तो वहाँ पे जैसे कि 400 से ज़्यादा ट्राइबल कम्युनिटी वहाँ पे रहती हैं। और लैंग्वेज की बात करें तो देखिए लैंग्वेज बहुत सारी हैं उनकी, बोडो भी होती हैं, बोडो जैसे दिमशा कार्बी लैंग्वेज ये भी होती हैं आसाम में। तो इन सब के बारे में हम इतना बात नहीं करेंगे क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रिलीजन की बात करें तो रिलीजन देखिए, रिलीजन वैष्णविज्म को, जैसे आसाम में वैष्णविज्म जो है, वैष्णव धर्म को लोग मानते हैं आसाम में, मणिपुर में। फिर अरुणाचल की बात करें तो वहाँ शमनिज्म, शमन है होता है, उसको भी मानने वाले लोग हैं वहाँ पे। और फेस्टिवल की बात करें तो आप सभी को पता है, जैसे आसाम में बिहू होता है, मेघालय का डिफरेंट है, मिजोरम में भी डिफरेंट होता है। और अरुणाचल प्रदेश का आपको याद रखना है क्योंकि वो कई बार न्यूज में होता है, वहाँ की आधी कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है सोलुंग फेस्टिवल को, अगर आपको याद होता है तो अच्छी बात है। और एक दूसरी वहाँ पे आपातानी ट्राइब है, वो सेलिब्रेट करते हैं दरी फेस्टिवल को, कई बार न्यूज में भी आपको देखने को मिलेगा, ये आपातानी ट्राइब करती है। नागालैंड के आपको याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि ट्राइबल इतने ट्राइब्स हैं 400 से ज़्यादा, तो उनके फेस्टिवल को याद नहीं कर सकते हम, तो ऐसी चीज़ों को छोड़ देना ही अच्छा होता है। अब मणिपुर की अगर हम बात करें तो देखिए मणिपुर में एक फेमस है, उसको बिल्कुल आप नोट करना, सोवा रिगपा, सोवा रिगपा। तो देखिए सोवा रिगपा जो है वो एक नॉलेज ऑफ हीलिंग और साइंस ऑफ हीलिंग, मतलब एक एंशियंट इंडियन मेडिकल सिस्टम है ये सोवा रिगपा। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसको याद रखिए कि ये है क्या, मतलब मेडिकल, एंशियंट मेडिकल सिस्टम से रिलेटेड है सोवा रिगपा। उसके बाद अगर डांस की बात करें तो मणिपुर में आपको पता है मणिपुरी और सतरिया जो डांस है वो आसाम में होता है। और शंकरादेव के बारे में आपको पता है कि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सतारिया जो डांस है उसको। और एक मेघालय में रंग खोली म्यूजिक होता है जिसको टाइगर फेस्टिवल भी कहा जाता है, नोट कर सकते हो, अदरवाइज इतना सब नोट नहीं कर सकते आप। नॉर्थ ईस्ट रीजन के बारे में बहुत यूनिक आइडेंटिटी है हमारे भारत की। हैंडलूम सेक्टर की अगर हम बात करें तो गाइस देखिए हैंडलूम, आसाम जो है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ हैंडलूम्स, अपने देश की अगर बात करें तो आसाम में हाईएस्ट नंबर ऑफ हैंडलूम इन अवर कंट्री। हैंडलूम का आपको पता है कि मशीन का यूज ना करके हाथ से जो चीजें बनाई जाए उन्हें हैंडलूम की कैटेगरी में रखा जाता है। तो वहाँ पे बहुत सारे होते हैं, जैसे कि मेखला चद्दर बनाई जाती है बोडो ट्राइबल वुमेन्स के द्वारा, वहाँ पे ढोकना, जमवारा, जो बहुत सारी ट्रेडिशनल ड्रेस हैं वो बनाई जाती है। ठीक है गाइज। और उसके बाद अगर मणिपुर की बात करें और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो बिल्कुल डिफरेंट कल्चर, नागा ट्राइब्स का अपना डिफरेंट आओ साउल होता है, मिजोरम में डिफरेंट देखने को मिलेगा। ठीक है गाइज, तो इतना सब तो नहीं, लेकिन एज ए रिवीजन के तौर पे मैंने आपको बहुत जो जरूरी था वो बता दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं बम्बू के बारे में। देखिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये बम्बू के बारे में। तो देखिए कैसे ये कायाकल्प करेगा हमारी रूरल इकोनॉमी, इसके ऊपर ये आर्टिकल है। चैलेंजेस हैं कुछ कोविड की वजह से, कोरोना वायरस जो है उसकी वजह से, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो मजदूर हैं, हमारे जो लेबर फोर्स है वो सिटी से गांव की तरफ जा रही है, और गांव में पहले ही इतना सब अनएम्प्लॉयमेंट है। और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में तो आप सभी को पता है कितना क्या कुछ हमारे देश में चल रहा है, जीडीपी भी कितनी डाउन हो चुकी है। तो देखिए गांव में पहले ही जब इतना सब अनएम्प्लॉयमेंट है तो ये लोग वहां से जाएंगे, स्किल्ड भी हैं कुछ लोग, सेमी स्किल्ड लेबर हैं। मनरेगा तो इतना सब अनेबल है, मनरेगा ऑफर नहीं कर सकता इतनी अपॉर्चुनिटी इतने सभी लोगों को, क्योंकि एक लेवल के बाद वो भी बिल्कुल एक फेल टाइप में हो जाता है ना। और उसके बाद में हम बात करते हैं कि बम्बू जो है ये कल्चर को कैसे लिंक करता है। तो इसमें एक पेन्ना होता है, पेन्ना। देखिए पेन्ना एक सिंगल स्ट्रिंग्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिसको मणिपुर में भी लोग यूज करते हैं, अपने जो भी उनके फेस्टिवल होते हैं उसमें उसको बजाया जाता है, एक सिंगल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। अगर आपको देखना है पेन्ना को तो ये आप देख सकते हो, क्योंकि बम्बू इसीलिए न्यूज में रहा कि देखिए बम्बू को हमारे जो राष्ट्रपति हैं कोविंद, बम्बू को हमारे जो फॉरेस्ट एक्ट है उसमें एक ऑर्डिनेंस पारित करके और फिर बोल दिया गया था कि अब इसको ट्री का दर्जा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो ट्री होते हैं उन पे बहुत सारे कानून होते हैं कि आप इनको काट नहीं सकते, इतने इनका ये सब नहीं कर सकते, मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। तो इसी वजह से फिर उन्होंने ऑर्डिनेंस लेके आए और ट्री की कैटेगरी से इसको हटा दिया था। तो ये कैसे हमारे देश के लिए, और देखिए और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उन सभी के बारे में बात करेंगे कि ये कैसे हेल्पफुल है।
जैसे देखिए, मोस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्लांट है ये, हाईएस्ट कार्बन को सिक्वेस्ट करता है, मतलब कार्बन को अपने अंदर समा लेता है, जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट पे इतना इफेक्ट ना पड़े। उसके बाद अगर बात करें इसके बारे में, तो इम्प्रूव करता है हमारी जो सॉइल जो होती है उसमें जो फर्टिलिटी होती है उसको इम्प्रूव करता है ये, और वाटर जो टेबल है उसको रेज करता है, मतलब जमीन में जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है उसकी भी टेबल में आपको देखने को मिलेगा कि वाटर में कुछ इतना नहीं होता, जैसे और सब पेड़ होते हैं, ट्री होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, उनकी वजह से पानी नीचे चला जाता है। तो ये काफ़ी एनवायरमेंट फ्रेंडली प्लांट है, और ये कंट्रोल करता है सॉइल इरोजन को भी कंट्रोल करता है। कितने कितने मतलब सॉलिड पॉइंट्स हैं इस प्लांट के बारे में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग प्लांट है ये। दूसरा इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, इंटरनेशनल अगर हम कोऑपरेशन की इस प्लांट की बात करें तो एक बम्बो एंड रतन ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल बम्बो एंड रतन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये भी एक मतलब 46 मेंबर स्टेट्स जो हैं उन्होंने इसको ज्वाइन कर रखा है, और 1998 में इंडिया इसका मेंबर बन गया था, INBAR जो इंटरनेशनल बम्बो एंड रतन ऑर्गेनाइजेशन है, 1998 में इसका मेंबर, तो थोड़ा सा याद रख सकते हैं। नाजू फेस्टिवल है एक नागालैंड का, उसमें भी आपको इसकी झलक देखने को मिलेगी। उसके बाद में गाइज हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दैट इज, ये देखिए महाराष्ट्र के बारे में, महाराष्ट्र की कल्चर के बारे में। तो देखिए हम रिवाइज करते हैं, महाराष्ट्र में आप सभी को पता है केव आर्ट्स बहुत ज़्यादा, विजुअल आर्ट्स भी हैं, केव आर्ट्स भी हैं। तो केव देखिए, आपको मैं नीचे लिंक दूंगा कि मैंने फाइन आर्ट की जो बुक है उसका एक रिवीजन 2 आवर्स में, पूरी बुक का 2 घंटे में रिवीजन करवाया है, और कुछ भी छूटेगा नहीं आपका। आप सिविल सर्विस प्रीलिम्स में एज ए रिवीजन उसको फॉलो कर सकते हैं बेझिझक, सब कुछ आपका कवर होगा। तो देखिए उसमें मैंने सारी केव्स के बारे में बताया है, एलिफेंटा केव के बारे में बताया है, अजंता एलोरा जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं सभी के बारे में। जैसे एलोरा केव है उनको वेरुल केव भी कहा जाता है, ठीक है गाइस। उसके बारे में पीतल खोरा केव हैं, एलिफेंटा केव में जैसे नटराज की, योगेश्वरा, ये सब मूर्तियां पाई जाती हैं। कान्हेरी केव है ना, मुंबई से थोड़ा सा आउटस्क्रिट है बाहर की तरफ में। भाजा, कालरा, पंडावलिनी, वो सारी केव के बारे में तकरीबन मैंने बात की है। जड्डापट्टी है, एक प्रैक्टिस है राइस कल्टीवेशन रीजन में, ईस्टर्न रीजन ऑफ महाराष्ट्र में, तो उसके बारे में भी थोड़ा आपको इस आर्टिकल में देखने को मिलेगा। और दशावतार जो टेम्पल है, दशावतार आपको पता है दशावतार टेम्पल कहाँ पे है? तो दशावतार, चलो आप कमेंट करके बताइए दशावतार टेम्पल कहाँ पे है। और दशावतार जो है फोक थिएटर भी है, साउथ कोंकण जो रीजन है महाराष्ट्र का वहाँ। और उसके बाद में हम बात करते हैं जैसे पिंगुली चित्रकारी हैं, पिंगुली चित्रकारी हैं, भित्ति चित्रा है, रंगोली है, परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं जो वहाँ के ट्राइबल लोग मनाते हैं। तो इतना सब हमें नहीं जानना है और इतना याद भी नहीं रख सकते। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो जैसे कि आर्टिकल है, जैसे तमाशा लावनी के बारे में आप देख सकते हो, इंटरटेनिंग डांस फॉर्म है, लावनी है, तमाशा है, महाराष्ट्र में ही है ये सब। तो देखिए उसके बाद में जो हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो है डाइवर्स मिलेट कल्चर के ऊपर। तो देखिए जो मिलेट कल्चर हमारा है उसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो देखिए मिलेट जो है उसका रिडक्शन हुआ है, आप बिल्कुल ध्यान रखिए। पहली बात तो मिलेट अगर आपको नहीं पता होता क्या है, तो देखिए गेहूं हो गया, गेहूं ही सॉरी, बाजरा हो गया, जैसे बाजरा हो गया मतलब मोटे दाने की चीज़ें, गेहूं, मिलेट, बाजरा, रागी। वैसे गेहूं को इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। आप मोटे दाने जैसे होते ना, मोटे अनाज जिसको कहा जाता है, जैसे बाजरा हो गया, जो हो गया, ज्वार जैसे हो गया, तो इनको इसमें ऐड किया जाता है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसके ये हैं मिलेट कल्चर के, कि आपको ये देखने को मिलेगा कि एक तो रिडक्शन हुआ है मिलेट्स में, ठीक है। 37 मिलियन हेक्टेयर्स 1965 में था इसका जो प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो, कल्टीवेशन जब वो इसका हुआ था उस टाइम पे, और अब 2016-17 में ये 14 मिलियन रह गया है। तो ये भी एक बिल्कुल चिंताजनक स्थिति है इसकी। और दूसरा ये है कि सोशियो इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में अगर बात करें तो इसको फूड ऑफ पुअर कहा जाता है, कि गरीबों का भोजन है ये, तो है ना। और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि डिक्लेयर किया गया 2023 को एज ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, आप बिल्कुल याद रखिए। और मिलेट को इंक्लूड कर दिया गया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उड़ीसा का जो है उसमें। सबसे अच्छी बात मिलेट की ये है कि इसको आप रेनफेड कंडीशन और सलाइन सॉइल में भी उगा सकते हैं, कि जहाँ पे बारिश कम होती हो या फिर जो स्लाइन मिट्टी है उसमें भी आप इसको उगा सकते हैं। और मिलेट देखिए ये ग्रीन हाउस गैस है उसमें भी कमी आपको देखने को मिलेगी अगर आप इसकी खेती करते हैं तो। और फिर सबसे
इम्पोर्टेंट बात यह है कि 2019 सितंबर में एक स्टडी हुई थी, तो उसमें पता चला कि 50% जो चाइल्ड हैं जिन्होंने मिलेट बेस्ड डाइट ली हैं, उनके वेट और हाइट जो हैं वो 50% ग्रो हुए हैं। 50% चाइल्ड नहीं, सॉरी, 50% ग्रोथ देखने को मिलेगी जिन्होंने मिलेट बेस्ड डाइट ली है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वन यार्ड मिलेट भी होता है जिसको लोग एज ए फेस्टिवल में मतलब फास्ट करते हैं, त्योहार जो होता है, जैसे कि कोई भी लोग हमारे हिंदू धर्म में या फिर जो भी जिसका रिलीजन हो और उसमें फास्ट अगर करते हैं तो उसमें एज ए खाते भी हैं इसको, और इसको बताया जाता है कि ये भरपूर मात्रा का एक फूड होता है। इसमें भरपूर मात्रा में वो चीज़ें होती हैं जिसको अगर आप खाली पेट खाते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसीलिए मिलेट का भी एक अच्छा इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगा। फिर आपको देखने को मिलेगा टेम्पल इंस्क्रिप्शन ऑफ तमिलनाडु, जो आर्टिकल है हमारा। तो देखिए इसमें इतना कुछ भी नहीं है जानने का, तो इतना कुछ वरीड आपको ऐसा कुछ भी नहीं है इस आर्टिकल में। थोड़ा सा छोटा सा आर्टिकल है, कुछ है ही नहीं। उसके बाद आर्टिकल आता है हमारा हार्मनी थ्रू डांस। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्यों है, क्योंकि हमारे 8 क्लासिकल डांस हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा। और वो कौन से हैं, जैसे कि भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, कथक, मोहिनीअट्टम, कथकली, सतरिया, ओडिसी, मणिपुरी। कुचिपुड़ी, अब देखिए हम एक एक करके बात करते हैं। कुचिपुड़ी की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश है, भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु है, कथकली केरला है, मोहिनी अट्टम भी केरला है। ठीक है, कथकली केरला है, मोहिनी अट्टम भी केरला है, ओडिसी उड़ीसा का है, और कथक जो है वो हमारे नॉर्थ इंडिया में। यूनिक सिंथेसिस इसका देखने को मिलेगा कथक का, क्योंकि इसमें आपको हिंदू मुस्लिम दोनों की आर्ट आपको देखने को मिलेगी इसमें। ठीक है गाइज, तो इसीलिए एक हार्मनी आपको देखने को मिलेगी। कथक में कृष्ण रास लीला आपको देखने को मिलेंगी। वैसे ये जो डांस फॉर्म है ये आपके आर्ट कल्चर का जो पोर्शन है उसमें इजीली कवर होते हैं। फिर हम कलारी पट्टू की अगर बात करें तो केरला का मार्शल आर्ट है, बहुत पॉपुलर है केरला में। उसके बाद में देखिए अमीर खुसरो का भी यहाँ पे जिक्र किया हुआ है। तो अमीर खुसरो के बारे में आप सभी को, सॉरी गाइज, आप सभी को पता है अमीर खुसरो के बारे में। तमिलनाडु हिस्ट्री की जो हमारी बुक है जिसमें हमने उसको पढ़ाया है, तो उसमें हमने इसके बारे में बताया था कि इन्होंने इन्वेंट किया तबला और सितार को, अमीर खुसरो जो हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट लास्ट आर्टिकल है वो आता है इंडो चाइना रिलेशन के ऊपर। देखिए JNK का जो मेमोरियल स्टोन है इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है गाइज, और जो ये कल्चरल यूनिफाइंग फोर्स है ये महाराष्ट्र वाले में कवर हो चुका है। अब इंडो चाइना रिलेशन के ऊपर जो आर्टिकल है वो भी इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। बिल्कुल उसमें ये बताया गया है कि कैसे क्या हमारी चाइना के साथ टेंशन है। 2017 में हम डोकलाम जैसे हमारा क्राइसिस हुआ था। उसके बाद में अगर हम बात करें नाकुला जो सिक्किम में है, पेंगोंग सो आज जो चल रहा है गलवान वैली में जो चल रहा है हमारा, मई के मंथ में जो चल रहा है, मई से चल रहा है, और जून में भी मतलब इशू चलता आ रहा है वो। और बॉर्डर एग्रीमेंट जो हमारा चाइना के साथ में हमारा है, मैकमोहन जो हमारी लाइन है, शिमला कॉन्फ्रेंस 1914 में जिसको ड्रा किया गया था, तो उन सब इशू के बारे में छोटा सा इन्होंने बताया गया। इस आर्टिकल में डिस्प्यूट जो एरिया हैं उनके बारे में बात की हुई है। तो इतना कुछ भी नहीं है, करंट में इजीली कवर है ये आर्टिकल आपका। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर नहीं लगता तो आप बिल्कुल डिसलाइक कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगता है आप कमेंट भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और मैं आपको आर्ट एंड कल्चर का जो रिवीजन फाइन आर्ट की जो बुक है उसका नीचे लिंक आपको मिलेगा। और अगर आपके कोई सुझाव सजेशन है तो आप बिल्कुल मुझे मेल कर सकते हैं, नीचे आपको मेल आईडी मिलेगी। और मोस्ट वेलकम, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।